नमस्कार है, जय हिंद है। हम लेवल 4 ऑफ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में हैं। आइडली 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में। हम लेवल 4 में एक तरह से एक ब्रिजिंग द गैप है। लेवल 1, 2, 3 गोल्ड और लेवल 5 से लेकर 9 जो प्लैटिनम है, यानी कि इसके बीच में एक ब्रिजिंग द गैप, वो लेवल 4 जो कि टेक्निकल चार्ट्स एंड डेरिवेटिव साइड पे पहुंचता है। ये जो लर्निंग है, बट ऑब्वियस है, पहले जैसे मैंने जिक्र किया था, पहले टेक्निकल एनालिसिस एक डिफरेंट फॉर्मेट में होता था, मगर अब जो मेरे दिमाग में कई सालों से जो प्राइस एक्शन था, जो पोर्टफोलियो की अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि 2020 के लॉकडाउन के बाद ही शुरू हो पाया पोर्टफोलियो एजुकेशन के नाम से, तो इसलिए हमने टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स में जो कोर्स है उसको भी हमने मॉडिफाई किया। पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया अभी तक पोर्टफोलियो एजुकेशन की जर्नी में, उसमें एक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड रिस्की या रिस्की लिक्विड, यानी कि रिस्की भी होता है और लिक्विड भी होता है। एक तरह का पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसमें इक्विटीज भी आते हैं, म्यूचुअल फंड भी आते हैं, कुछ रियल एस्टेट भी लिक्विड होती हैं, कुछ रियल एस्टेट इलिक्विड हो जाती हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी टेरिटरी है, फ्लैट है या लैंड है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मगर ओवरऑल पोर्टफोलियो में जहां 4 तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं, एक रिस्की लिक्विड होता है, एक रिस्की इलिक्विड होता है, एक रिस्क फ्री लिक्विड होता है और एक रिस्क फ्री इलिक्विड होता है। उसमें जो रिस्की लिक्विड होता है वहां पे इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह, ये सारे एसेट क्लासेस उसमें आते हैं। जैसे रिस्क फ्री लिक्विड, बैंक बैलेंस रिस्क फ्री नॉर्मली हम मानते हैं, लिक्विड मानते हैं। एफडी रिस्क फ्री लिक्विड मानते हैं। रिस्क फ्री इलिक्विड पीपीएफ हम रिस्क फ्री इलिक्विड मानते हैं। कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो तो हम उसको भी रिस्क फ्री इलिक्विड मानते हैं। कोई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की कोई पॉलिसीज हो, कन्वेंशनल पॉलिसीज, हम रिस्क फ्री इलिक्विड मानते हैं। रिस्की लिक्विड जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इक्विटीज हैं, म्यूचुअल फंड है, अदर देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, बैलेंस फंड्स हैं, रियल एस्टेट है। रिस्की इलिक्विड कुछ तरह की रियल एस्टेट होती हैं जो नॉर्मली रिस्की भी होती हैं और इलिक्विड भी होती हैं, या कभी कभी हम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा देते हैं जो रिस्की होती हैं, तब लिक्विड होती हैं मगर बाद में इलिक्विड हो जाती है। जैसे कईयों का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन रिस्की लिक्विड से रिस्की इलिक्विड हो गया, यानी कि कई बार हमारे पैसे फंस जाते हैं, कभी किसी चिट फंड कंपनी में फंस जाते हैं, कभी निधि फंड कंपनी में फंस जाते हैं, यानी कि जो रिस्की स्कीम्स होती हैं उस टाइम पे वो रिस्की लिक्विड होती हैं और वो बाद में रिस्की इलिक्विड बन जाती है। तो इस पोर्टफोलियो में जहां हम रिस्की लिक्विड की बात कर रहे हैं और उसमें से जो इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, इसमें हमें यह जानना बड़ा जरूरी है, रियल एस्टेट एक तरह से रियल एसेट है और रियल एसेट दिखता है, आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। इक्विटीज या म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एसेट्स है, पेपर एसेट है, इसके ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। कल को वन फाइन डे अगर कोई दिक्कत हो जाए, कंपनी डूब रही है, क्योंकि रियल एस्टेट में डूबेगा क्या? रियल एस्टेट में अगर प्लॉट है और अगर रेगुलेटेड है तो डूबेगा नहीं, फ्लैट है, डिलीवरी नहीं मिलेगी तो डूब सकता है। तो यानी कि रियल एस्टेट अगर लैंड है नॉर्मली हमेशा एप्रिशिएट होती है, प्रोवाइडेड रेगुलेटेड हो, पॉलिटिकली करेक्ट जगह पे ली गई हो, गुंडागर्दी ना हो उस जगह में, पॉलिटिकली करेक्ट जगह पे। पता लगा आपने अफगानिस्तान में लैंड ले लिया तो लैंड है मगर अफगानिस्तान है, तो इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट जगह पे, रेगुलेटेड। आपको अफगानिस्तान में तालिबान रेगुलेटेड था या अफगानिस्तान गवर्नमेंट रेगुलेटेड था या आज के डेट में यूक्रेन गवर्नमेंट द्वारा कोई रेगुलेटेड लैंड होती यूक्रेन में, आज वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रही, आज वो वाइबल नहीं रही। और तीसरा, रेगुलेटेड भी है, पॉलिटिकली करेक्ट भी है, मगर कब्जा किसी और ने कर लिया, क्योंकि इक्विटीज म्यूचुअल फंड में कब्जा आपका कोई और नहीं कर सकता क्योंकि डीमैट है।
डीमेट अकाउंट में है, डीमेटेरियलाइज्ड है, वहां पे कब्जा कोई और कर सकता है, फिर आप छुड़वाते रहोगे, लीगल कोर्ट वगैरह, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज अगर ये तीनों चारों चीजें नॉर्मली रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन देती ही देती, मगर इक्विटीज में कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस होते हैं। और अभी तक आपने जो इनिशियल जो लर्निंग ली है पोर्टफोलियो एजुकेशन साइड में, आपने कुछ उसमें से लर्निंग्स रियलाइज करी होंगी, और अगर रियलाइज नहीं करी तो मैं आपको रियलाइज करवा देता हूं, हो सकता है आप आने वाले समय में रियलाइज कर लेंगे। पहली लर्निंग, अभी तक आपने ये देखा होगा कि जब हम पोर्टफोलियो के अंदर, ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर, जब हम इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्पेशली पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में, तो हमारे 4 तरह के पोर्टफोलियोज बनते हैं, जिसमें हम बोलते हैं स्टॉक चर्निंग, स्टॉक स्विंग, स्टॉक सिप, स्टॉक वेल्थ। और आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टॉक्स के ये चारों तरह के पोर्टफोलियो में आपने स्टॉक्स जो ऑब्जर्व करे होंगे वो नॉर्मली टॉप कंपनीज होती हैं, यानी टॉप 20-25 कंपनीज में उनका नाम होगा। इन्फोसिस होगा, एचडीएफसी होगा, एचडीएफसी लाइफ होगा, बजाज ऑटो होगा, बजाज फाइनेंस होगा, मारुति होगा, यानी टॉप 20-25 कंपनीज हमारे चारों तरह के पोर्टफोलियो में होंगी। हमारा मेजर पोर्टफोलियो चाहे स्टॉक चर्निंग में हो, चाहे स्टॉक स्विंग में हो, चाहे स्टॉक सिप में हो, या स्टॉक वेल्थ में हो, वो नॉर्मली टॉप 20-25 कंपनीज होंगी, जैसे कि रिलायंस होगा, जैसे कि अदानी पोर्ट्स होगा, जैसे कि बजाज ऑटो होगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस होगा, जैसे कि मारुति सुजुकी होगा, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट होगा। यानी कि आप ये ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी कंपनीज में से भी चुनिंदा कुछ स्टॉक्स होंगे, यानी निफ्टी में अगर 50 हैं तो सारी 50 में हम एक्सपोजर नहीं लेते, हम उनमें से भी 20-25 चुन लेते हैं। यानी कि 20-25 जो होंगी उसमें कुछ कंपनीज हम रिजेक्ट भी कर देते हैं, चाहे निफ्टी कंपनी भी क्यों ना हो। आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया नहीं किया, मगर अगर किया है बहुत बढ़िया, नहीं किया तो आप आने वाले समय में रियलाइज करेंगे कि हमारे चारों तरह के जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है, चाहे स्टॉक चर्निंग है, चाहे स्टॉक सिप है, चाहे स्टॉक वेल्थ है, चाहे स्टॉक स्विंग है, चारों तरह के जो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो हैं उसमें 70-80% जो पोर्टफोलियो होगा वो नॉर्मली टॉप 20-25 कंपनीज ऑफ हिंदुस्तान होंगी। यानी कि इसका मतलब ये, हम टॉप 20-25 कंपनीज में लगाते हैं, और आप हैरान होंगे हिंदुस्तान में जितना भी कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट वर्ल्ड मतलब एमएसएमईज होंगी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इमर्जिंग, लार्ज वगैरह वगैरह, जितनी भी कंपनीज हिंदुस्तान की एक साल में जितना प्रॉफिट्स कमाती हैं, जितना प्रॉफिट्स कमाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, उस कॉरपोरेट प्रॉफिट्स का 20-25 टॉप कंपनीज, उस पूरे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट प्रॉफिट का 80% ये टॉप 20-25 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इमर्जिंग, लार्ज, एक साल में पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज ने जितना प्रॉफिट कमाया होगा एक साल में, उसका 80% जो प्रॉफिट्स होगा वो टॉप 20-25 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं। 1991 में हिंदुस्तान में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। 1991 से लेकर 2001 तक 10 साल में हमने ऑब्जर्व किया कि टॉप 20-25 कंपनीज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करती थी 2001 में। यानी टॉप 20-25 कंपनीज हिंदुस्तान के जो टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स था
उसका 30% कंट्रीब्यूट टॉप 20-25 कंपनीज करती थी। 2014 के आसपास यही 30% जो प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करती थी टॉप 20-25 कंपनीज, ये 50% हो गया था। जस्ट 2020 से पहले 2019 मान सकते हैं, टॉप 20-25 कंपनीज हिंदुस्तान का टॉप 60% प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करती थी। आफ्टर कोविड क्राइसिस टॉप 20-25 कंपनीज हिंदुस्तान के जितने भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एक साल में होता है उसका 80% कंट्रीब्यूट करती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच है, मैंने ये नहीं कहा कि सेम ही कंपनियां हैं जो 1991 में थी, वो 2001 में थी, वो 2014 में थी, वो 2018 में, मैंने ये नहीं बोला कि सेम थी ना। मैंने बोला टॉप 20-25 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं, मगर ये नहीं है कि सेम ही रही, नहीं। कभी एक जमाने में अंबुजा सीमेंट्स होती थी, आज अंबुजा सीमेंट्स का नाम नहीं है। कभी एक जमाने में सत्यम हुई करती थी, आज सत्यम है ही नहीं। यानी कि ऐसी कई कंपनीज हैं जो उस जमाने में होंगी मगर आज वो नहीं है। यानी कि कंपनीज चेंज होती रहती हैं और हम अपने जो पोर्टफोलियो में जो ये स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें मैं इंश्योर करता हूं कि 70-80% जो हमारे चारों तरह के पोर्टफोलियो हैं उसके अंदर वो टॉप 20-25 कंपनीज पक्का हो, ये मैं इंश्योर करता हूं। यानी कि इसका मतलब ये, हम निफ्टी में से भी 20-25 कंपनियां छोड़ देते होंगे, या शायद मैं यूं कहूंगा कि कभी एक आधी बार ले लेते होंगे, कभी बीच में ले लेते होंगे, वेरी रेयर। इसका मतलब ये निफ्टी के बाहर वाली कंपनी और भी ज्यादा रेयर होंगी हमारे पोर्टफोलियो में लानी। इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से लॉजिकली समझो आप, इसका मतलब इनडायरेक्ट मैनर में ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे रडार पे जो कंपनियां हैं वो चुनिंदा कंपनियां हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड में पैसा नहीं लगाते। हम इंडिया होटल्स में पैसा नहीं लगाते, हम इंडिया सीमेंट्स में पैसा नहीं लगाते। हो सकता है वो ट्रेंड में हो और इंडिया होटल इस टाइम में ट्रेंड में है, मगर हम पैसा नहीं लगाते। हम दूर बैठ के देखते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है यार, मजेदार चल रहा है। यानी कि ऐसी कई कंपनीज हैं वो हम जानबूझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं हमें ये वाला पार्टिसिपेशन नहीं करना है, अपने को डर लगता है। इसलिए ब्रॉड पॉइंट जो नंबर 1 कह रहा हूं वो ये है, सिंस हमारा रडार पे स्टॉक्स कम होते हैं तो इसलिए हमारे पास कभी कभी अपॉर्चुनिटीज कम होती। अपॉर्चुनिटीज कम का मतलब ये नहीं कि रिटर्न कम होता है। अपॉर्चुनिटीज कम का मतलब ये है कि हम हर रोज खरीद बेच नहीं रहे होते यार। हम हर रोज किराने की दुकान पे नहीं खड़े होते कि भाई आज भी खरीदवाना है जी। हम हर रोज खरीदने बेचने नहीं पहुंचे होते। हमें जब उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम तब खरीदते हैं, तब बेचते हैं जब मौका मिलता है। और कभी कभी हम आउटसाइड दिस 20-25 कंपनीज में भी कभी कभी जाते हैं, और कभी कभी टॉप 50 से भी बाहर जाते हैं। मगर जब हम टॉप 50 से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा मैं कई बार लिख देता हूं रिस्की ट्रेड, कई बार जानबूझ के लिखता हूं रिस्की ट्रेड है। यानी कि इसका मतलब ये, ब्रॉड पॉइंट 1 में आपको मैं ये बताना चाहता था कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है वो स्टॉक्स बहुत रेयर हैं। हिंदुस्तान डूबे तो ऐसी कंपनीज हों उनमें हम पैसा लगाते हैं। सिंस वो कंपनीज जो हैं वो बहुत चुनिंदा हैं, वो कंपनीज की लिस्ट चेंज होती रहती है, हर 1 साल में 2 साल में वो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, वो लिस्ट चेंज होती रहती है, ताकि हम इंश्योर करते हैं कि वही स्टॉक्स हों, वही टॉप कंपनियां हों जो हिंदुस्तान का 70-80% ऑफ द प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट करती हों। और साथ में ये जो कंपनीज हैं इसमें सिंस अपॉर्चुनिटीज कम होती है तो कभी कभी हम इनके अलावा
यानी कि 80% जो हमारा पोर्टफोलियो है स्टॉक चर्निंग, वेल्थ, सिप या स्विंग का, उसमें 70-80% पोर्टफोलियो इन्हीं कंपनी से होगा, मगर 30% पोर्टफोलियो हम बाकी कंपनीज का भी ले लेते हैं कभी कभी। और इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज टू बाय कम होता है, क्योंकि हमारे रडार पे स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिटर्न कम होता है, इसका मतलब ये है हमारा पेशेंस ज्यादा होना चाहिए। पेशेंस क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लेस होंगी, हम हर रोज खरीदेंगे नहीं, हम हर रोज कोई ना कोई शेयर में हाथ पांव नहीं मार रहे होंगे, हम हो सकता है 10 दिन में एक आधा शेयर खरीद रहे होंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही खरीदेंगे, ऐसे थोड़ा ना हर रोज खरीद के बैठ जाए। हो सकता है चोला फाइनेंस बहुत अच्छा शेयर है, मगर अपने को कभी एक आधी बार रिस्क की ट्रेड में लिया होगा, और अच्छा शेयर है, ट्रेंड में है, मगर ये हमें डिसाइड करना है कि हमें हर शेयर जो ट्रेंड में है क्या उसमें एक्सपोजर लेना है, क्योंकि वो हाईली रिस्की हमारी नजर में है, जिसको मैं बोलता हूं हाई ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, हाई ऑन बीटा भी हो सकता है। इसलिए आपकी नजर में कई ऐसे स्टॉक्स होंगे, आप कहोगे यार भाग रहे हैं, मगर हमारे रडार पे नहीं होंगे। कि भाग रहे हैं बहुत अच्छा, इंडिया होटल भाग रहा है, मगर हमारे रडार पे नहीं होगा। हमारे रडार पे जो स्टॉक्स होंगे, उन स्टॉक्स में जब बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, हम उसमें तब घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, इसलिए हमारी पेशेंस थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी पेशेंस घुसने से पहले ज्यादा है। लोग नॉर्मली हड़बड़ाहट में जल्दी घुस जाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है, हम यहाँ पे घुसने से पहले थोड़े पेशेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि पेशेंस बिफोर एंटरिंग इज इंपॉर्टेंट। ये टेम्परामेंट आपने अब तक डेवलप कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो डेवलप कर लेना, काम आएगा, क्योंकि मार्केट में इम्पेशेंट लोगों को ही मार्केट ढूंढती है, कि इम्पेशेंट आदमी को ढूंढ और काट डाल। इम्पेशेंट है ना, तो फटाफट आएगा, इसको काटेंगे, फिर ये लॉन्ग टर्म बहुत पेशेंस दिखाएगा। So can you please throw some light on stock churning and stock wealth, like the types of सो portfolios? सो स्टॉक चर्निंग इज आइडली, हम 4 तरह के पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि चर्निंग मींस फटाफट घुसे फटाफट निकले, यानी 5% प्रॉफिट आया बाहर निकले। आज की डेट में मैं इसको 5% बोलता हूँ। 2020-21 की मार्केट जब ट्रेंडिंग थी, जब सारे शेयर्स बढ़ रहे थे, तब हम इसको 10% कहते थे, कि 10% प्रॉफिट आएगा तो बाहर निकल लेना। चर्निंग मींस चर्न इट, यानी कि चर्न करते रहो। स्विंग का मतलब झूला, स्विंग जैसे झूलते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी कि स्विंग। तो स्विंग का मतलब फटाफट वो एकदम से 3% देगा, बाहर निकल लेना, यानी 3 से 5% इज स्विंग, 5 से 7% इज चर्निंग। सो चर्निंग एंड स्विंग आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। फिर एक और होता है पोर्टफोलियो जिसको हम बोलते हैं सिप। नॉर्मली लोग, आपके कई नोन या आप खुद या आपके पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, सिप करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिकली पैसा लगाते रहते हैं। तो हम कहते हैं सिस्टमैटिकली म्यूचुअल फंड में क्यों लगाते हो, इससे अच्छा सिस्टमैटिकली स्टॉक्स में लगाओ, क्योंकि स्टॉक्स में आप डायरेक्ट लगाओगे, आपकी ब्रोकरेज बच जाएगी, जो कि नॉर्मली 0.75%, 1% के करीब ब्रोकरेज बच जाएगी। दूसरा, आपकी एसेट मैनेजमेंट फीस बच जाएगी, अंदाजन 1%। तीसरा, आपका एक्सपेंस रेशियो बच जाएगा, जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस लगते हैं 1.5 से 2%। चौथा, अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी या डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपको मिलेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ 4-5 क्राइटेरिया के कारण हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिप लगाते हो तो इससे अच्छा स्टॉक्स में सिप लगा लो। ये हमारा तीसरा पोर्टफोलियो होता है। चौथा पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसमें लोग कहते हैं कि सर थोड़ा ना लॉन्ग टर्म लगवाया करो। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म, अब उनको क्या होता है, बचपन से एक इंजेक्शन दिया होता है दिमाग में कि लॉन्ग टर्म लगाना बहुत जरूरी होता है, मगर क्या है ना, जब तक वो सीखेंगे नहीं तो उनको ये लॉन्ग टर्म की कहानी समझ नहीं आएगी। इसलिए एक वेल्थ का पोर्टफोलियो होता है जिसमें हम बोलते हैं ठीक है, जब तक उसका ट्रेंड है, ट्रेंड तक हम उसका प्रॉफिट खाने की कोशिश करेंगे, या हम ट्रेंड तक खाने की कोशिश करेंगे
या हम एक पोर्टफोलियो ऐसा डेवलप करते हैं जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होंगी ना, ऐसे ऐसे वॉलेटाइल होंगी, तो हम उसमें रिस्की के तौर पे घुसेंगे, मगर जब मार्केट थोड़ी ट्रेंडिंग होगी वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि वेल्थ दो कारण से यूज हो सकता है। पहला, वेरी वॉलेटाइल मार्केट, वी इंक्रीज आवर वेल्थ पोर्टफोलियो, क्योंकि हम उसको एनकैश कब करेंगे, जब मार्केट ट्रेंड में आएगी, जब मार्केट बढ़नी शुरू होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि अगर ट्रेंड में है तो उसकी पूरी जर्नी खाएंगे, हम 5% पे नहीं निकलेंगे। हो सकता है वो 20% तक ऊपर जाएगा, तो हम हो सकता है 17-18% की प्रॉफिट की जर्नी पूरी खाएंगे। हम 5% के प्रॉफिट में नहीं निकलेंगे, हम जल्दी नहीं निकलेंगे। ये दो फीचर्स होते हैं स्टॉक वेल्थ के। तो मतलब स्टॉक मतलब बाकी का स्टार्टिंग का 3 अच्छे से समझ गया, बट स्टॉक वेल्थ में जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो या तो मार्केट वोलेटाइल हो तब हम इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर अगर ट्रेंड में है तो फिर इन्वेस्ट करके, मतलब वो लास्ट वाला पॉइंट कैन यू प्लीज रिपीट इट? स्टॉक वेल्थ में दो चीजें होती हैं, आइदर वन और बोथ भी हो सकता है। पहला है कि मार्केट में अभी बहुत वॉलेटिलिटी है, मार्केट एक दिन ऊपर होती है, दूसरे दिन बहुत नीचे होती है, फिर तीसरे दिन ऊपर होती है, फिर चौथे दिन नीचे होती है, जैसे कि पिछले 4 महीने से चल रहा है। जैसे आप 4 महीने से देख ही रहे हैं कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रही मार्केट कहाँ जा रही है। तो सिंस पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही है, तो इसलिए एक तो तरीका है कि मार्केट से बाहर बैठे रहो, क्योंकि चर्निंग तो कर नहीं सकते, स्विंग भी नहीं कर सकते, सिप कर सकते हैं मगर मार्केट वहीं पे घूम रही है तो सिप क्या करोगे, सिप अगर एक बार कर लोगे तो वो तो उसी रेंज में घूम रही है, तो सिप का क्या करोगे आप, क्योंकि वहीं पे घूमी आ रही है। सिप का तो फायदा तब है जब या तो मार्केट थोड़ी ऊपर हो फिर सिप एक और जाए, फिर थोड़ी और ऊपर हो फिर सिप एक और जाए, या मार्केट थोड़ी नीचे हो सिप एक और जाए, फिर मार्केट और नीचे हो तो और सिप जाए। सिप एट द सेम लेवल सिप का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इसका मतलब यही है कि आपने उतना ही पैसा ज्यादा ही लगा दिया। क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज समझो, अगर आप सिप लगा रहे हो, समझो एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक बैंक में, और एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस का रेंज है वो समझो 1500 से लेके या 1400 से लेके 1600 चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का रेंज लेटर से 700 से लेके 750 चल रहा है, या लेटर से कोटक का रेंज लेटर से 1750 से 1850 चल रहा है। और उसी रेंज में अगर वो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, तो अगर मैं उसी रेंज में बार बार पैसा लगाता रहूंगा, तो अल्टीमेटली अगर मैं बार बार लगा रहा हूं तो इट इज एज गुड एज कि मैंने इकट्ठा पैसा लगाया होता सेम प्राइस पर, बात तो वही है। तो इसलिए सिप का फायदा तब होता है जब मार्केट वॉलेटाइल हो, ट्रेंडिंग ना हो, मगर नीचे की तरफ हो तो बहुत बढ़िया, यानी कि नीचे टूटते जा रही हो तो बहुत बढ़िया, ऊपर बढ़ती हो तो भी बढ़िया, मगर अगर ऐसे वॉलेटाइल हो तो उसमें सिप का फायदा नहीं है, क्योंकि इट इज एज गुड एज आप बार बार पैसा उसी रेट पे लगाई जा रहे हो। वेल्थ का पर्पज ये होता है जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, तो हमने अगर कोई ऐसा वेल्थ का पोर्टफोलियो डेवलप करना है जिसमें स्टॉक्स हमारे सिलेक्टेड हैं, और हमें पता है वॉलेटिलिटी मार्केट में है, स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग में जाएगी हमारे स्टॉक्स एकदम से उछाल मारेंगे, तो हम उन स्टॉक्स को वॉलेटाइल मार्केट में खरीदने की कोशिश करते हैं। ब्लाइंड भी खरीद सकते हैं, ब्लाइंड मतलब इस लेवल पे खरीद ले, नीचे 5% और आएगा तो 5% दोबारा खरीद ले, एक तो तरीका है। दूसरा तरीका है कि कुछ नॉलेज के साथ, जो हम नॉलेज के साथ कोशिश भी करते हैं और ब्लाइंड भी खरीदते हैं। तो वेल्थ का पर्पस क्या है कि वॉलेटाइल मार्केट में खरीद के जब मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग होगी और जो हमारे खरीदे हुए स्टॉक्स ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाएंगे, हम उनको प्रॉफिट में बुक करेंगे। एक तो ऑप्शन ये होता है वेल्थ का। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब मार्केट में, सो पहला वाला ऑप्शन समझ आ गया वेल्थ का, वॉलेटाइल मार्केट यस में आप सर। खरीदेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने एक शेयर खरीदा, चर्निंग में तो आप 5% में निकल जाते, स्विंग में आप 3% में निकल जाते, मगर वो शेयर हो सकता है 25% ऊपर चला गया। तो जब तक उस शेयर में रिवर्स होने का सिग्नल नहीं आता, आप बैठे रहो। यानी जब तक वो रिवर्स का सिग्नल नहीं देता, बैठे रहो ना, क्यों निकल रहे हो 5% लेके। जब रिवर्स का सिग्नल देगा तो निकल जाएंगे। तो रिवर्स का सिग्नल हो सकता है 25% पे ना दे, पीक पे ना दे, 20% पे देगा, तो हो सकता है हम 18% का प्रॉफिट तो लेंगे, क्योंकि पीक और बॉटम कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। पीक और बॉटम किसी के बस की बात नहीं, मगर हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि पीक ना सही मगर बाइंग के आसपास की जोन कहां पे खत्म हो रही है वहां तक निकल जाएंगे। यानी बाइंग जोन के आसपास, पीक नहीं, बाइंग जोन के आसपास। तो यानी कि वेल्थ दूसरा फायदा कब होता है, तब फायदा होता है जब आप उसका पूरा ट्रेंड खाना चाहते हैं।
तो ये दो कारण से आप स्टॉक वेल्थ का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। Sir, can you please throw some light on high on standard deviation and high on beta and expense ratio? Expense ratio is day-to-day expenses incurred in order to run that mutual fund. तो वो एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड का 1.5 से 2% नॉर्मली होता है। तो ये हो गया एक्सपेंस रेशियो। जो बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं, वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि आपका रिटर्न फिक्स नहीं है, रिटर्न कभी ऊपर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। So this is the volatility in the return. So volatility in the return, the deviation in the return is standard deviation. यानी आपका रिटर्न फ्लक्चुएट करता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। दिस इज डेविएशन इन योर रिटर्न। बीटा इज द कोरिलेशन ऑफ दिस वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न ऑफ अ स्टॉक अगेंस्ट द वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न ऑफ द मार्केट। यानी कि बीटा कोरिलेशन भी हो जाता है और वॉलेटिलिटी भी हो जाता है, दोनों चीजें हो जाती है। सो बीटा इज अ रिस्क which includes correlation between the risk of the stock and the risk of the market. Say for example, मार्केट टूटती है 5% और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर भी टूटता है। सो दोनों टूटते हैं यानी बीटा पॉजिटिव है, दोनों बढ़ते हैं यानी बीटा पॉजिटिव है। मार्केट टूटती है मगर शेयर बढ़ता है तो यानी बीटा नेगेटिव है। मार्केट बढ़ती है मगर शेयर टूटता है तो बीटा नेगेटिव है, यानी कोरिलेशन नेगेटिव है। दोनों उल्टी दिशा में जाते हैं। एक तो ये, दूसरा स्टॉक कितना ज्यादा टूटता या बढ़ता है वो डिफाइन करता है कि बीटा कितना बड़ा है। यानी कि अगर मार्केट टूटती है 5% और स्टॉक टूटता है 10% तो मैं कहूंगा बीटा तो पॉजिटिव है मगर 2 है बीटा, डबल टूटता है ये आईसीआईसीआई बैंक। सिमिलरली मार्केट टूटती है 5% और शेयर बढ़ता है 10% तो मैं कहूंगा बीटा नेगेटिव है और -2 है, यानी मार्केट टूटती है तो ये बढ़ता है। तो वाइसा वर्सा भी होएगा, मार्केट बढ़ेगी तो ये टूटेगा भी। मार्केट 5% बढ़ेगी, ये 10% टूट जाएगा तो ये बीटा नेगेटिव हो गया, -2 बोल सकते हैं हम इसको। तो ये बीटा होता है। तो जब हम पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, सिर्फ शेयर्स का नहीं, ओवरऑल हमारा भी पोर्टफोलियो, हमारा रियल एस्टेट, पीपीएफ, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसीज, गोल्ड वगैरह 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 जितना भी पोर्टफोलियो होता है, उसके अंदर हमें देखना चाहिए कि अगर मार्केट में खुदा ना खास्ता रशिया यूक्रेन हो जाए या रशिया यूएस हो जाए, वर्ल्ड पूरा क्रैश कर रहा हो, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो पैक ऑफ कार्ड्स की तरह टूटना नहीं चाहिए। तो जिसके लिए आपको पूरे पोर्टफोलियो का बीटा देखना चाहिए। सिमिलरली अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना वॉलेटाइल होगा, क्योंकि रिटर्न ऐसा है ना, कुछ तो रिटर्न चाहिए भी होगा खर्चा पानी निकालने के लिए। तो खर्चा पानी निकालने के लिए मिनिमम रिटर्न, बेर मिनिमम रिटर्न होना चाहिए, जिसके हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पोर्टफोलियो का कितना है। तो इंडिया में साइंटिफिकली लोग अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डेवलप नहीं करते, जानते ही नहीं है तो कर नहीं सकते। क्लाइंट भी नहीं जानता और ब्रोकर, एडवाइजर, बैंकर वो भी नहीं जानता। तो इसलिए पोर्टफोलियो को इतने साइंटिफिकली कोई डेवलप नहीं करता। एंड हम अपनी पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जब हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका पूरा पोर्टफोलियो, कई लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा पोर्टफोलियो शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उनको होता है कि यार मैं क्यों बताऊं कि मेरा पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, व्हाटएवर। मगर जो लोग शेयर करते हैं, मैं उनके पूरे पोर्टफोलियो का क्या उनका शार्प रेशियो है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या बीटा है, वो मैं निकाल के कोशिश करता हूं कि इनका पोर्टफोलियो अलाइन हो जाए। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा का सिग्निफिकेंस होता है। और सिमिलरली जो हमारे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो हैं उसमें भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश करेगी, मार्केट टूटेगी या वॉलेटाइल हो जाएगी, तो 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि अगर मार्केट टूटने की कतार पे है, हम नॉर्मली मार्केट से बाहर पहले ही निकल जाते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है, गॉड्स ग्रेस है कि मार्केट टूटने से पहले हम मार्केट से बाहर खड़े होते हैं। जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको पता भी, उन्होंने देखा भी। मगर अगर खुदा ना खास्ता बाई चांस हम कभी ना निकल पाए, 10 में से एक बार हम फंस गए बाई चांस, या कई बार हम किसी पोर्टफोलियो में समझो 80% इन्वेस्टेड नहीं है, 30% इन्वेस्टेड है, तो हमारा पोर्टफोलियो टूटेगा। तो हमारा पोर्टफोलियो मार्केट के पोर्टफोलियो से कम टूटना चाहिए। यानी कि जहां मार्केट का पोर्टफोलियो 50% टूट रहा हो,
हमारा पोर्टफोलियो 12%, 15% टूट रहा, तो इसको हम बोलते हैं हमारा बीटा बेटर है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर है, हमारा शार्प रेशियो बेटर है। तो ये टर्मिनोलॉजीज फिलहाल के लिए कोर्स में नहीं है, बट फिलहाल आपको सिर्फ एक ग्लिम्स बताने के लिए पोर्टफोलियो में हम इसकी बातें करते हैं। मगर मैं जब पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, जब डिटेल्ड मेरे पास पोर्टफोलियो रिव्यू आता है, मैं उसमें ये पूरा रिव्यू करता हूं। अदरवाइज जो स्टॉक्स वाले जो पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें तो मैं मेंटेन करता ही हूं अपने एसेट एलोकेशन की साइड पे। Is there any ideal beta which There cannot be anything ideal. This is a dynamic market. Dynamic market में portfolio cannot be ideal. Asset allocation cannot be ideal. Beta cannot be ideal. Standard deviation cannot be ideal. Sharp ratio cannot be ideal. It's just that we have to maintain it at the minimum which we can do. Not at the minimum. Depends कि market में वो client क्या चाहता है. बट मैं तो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो डेवलप कर रहा होता हूं, तो मैं क्लाइंट के हिसाब से नहीं चलता। मैं तो ये कहता हूं मार्केट से बेटर रिटर्न कमा लेंगे अगर मार्केट रिटर्न देगी तो, अगर मार्केट रिटर्न नहीं देगी तो हम मार्केट से कम टूटे होंगे। Right. जैसे कोई अगर मेरे को आज का ऐसा 30% रिटर्न कमाना सर 2022 में, मैं कहूंगा भाई कहीं और से कमा ले, यहाँ पे नहीं कमा पाएंगे हम 30% रिटर्न 2022 में, जो कि मार्केट में एफडी का रिटर्न 6% है, बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड 8 या 9% शायद ही दे पाएगा, तो हम उसको बीट कर देंगे, मगर हम 30% नहीं कमा पाएंगे। 30% के लिए मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है 40 लेकर जाना पड़ जाएगा, तो 40 स्टैंडर्ड डेविएशन ले जाने के लिए मेरे को स्टॉक्स कुछ ऐसे लाने पड़ेंगे जिसके मैंने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो मैं वो वाला पोर्टफोलियो डेवलप नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपना भी पोर्टफोलियो साथ में डेवलप कर रहा होता, तो मैं उसको कहता हूँ भाई तू कहीं और से करवा ले, क्योंकि मार्केट में 2021 में कईयों को 30% रिटर्न आया है, कईयों हो गया, हमें भी आया, हमें भी उससे ज्यादा आया, मगर पॉइंट है वो 2021 की मार्केट थी, आज ये 21, 22, 22, 23 की मार्केट, ये मार्केट डिफरेंट है, तो इसलिए बैटिंग पिच डिफरेंट हो जाती है ना, तो ये बैटिंग पिच डिफरेंट है, यहाँ पे लो स्कोर बैटिंग पिच है। Low score batting pitch in the sense. बैटिंग पिच इन द सेंस, कई बैटिंग पिच में आप छक्के मारते हैं, कई बैटिंग पिच में आप सिंगल्स लेते हैं, कई बैटिंग पिच में आप टुक 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 करते हैं, स्कोरबोर्ड सिर्फ 3% के एवरेज से 50 ओवर में 150 रन बनाते हैं, मगर तब भी आपको पता होता है कि मार्केट में पूरी स्पिन होएगी, आज स्विंग होएगा या स्पिन होएगा, और आप उनको 100 में ऑल आउट कर देंगे, वो बैटिंग पिच। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, हम कौन सी कंपनीज में लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि अपॉर्चुनिटीज लेस होंगी, तो इसलिए इम्पेशेंट नहीं होना कभी कि यार स्टॉक्स आ ही नहीं रहे, ना आना भी अच्छी बात है, यानी स्टॉक्स ना आने भी कई बार अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बाहर खड़े होकर तमाशा देखो। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है नहीं किया, आई थिंक अप्रैल में लास्ट वीक में मैंने बताया था कि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगी, तो आप देखो एक दिन ऊपर होती थी, दूसरे दिन नीचे होती थी, फिर एक दिन ऊपर होती थी, फिर दूसरे दिन नीचे होती थी, देखा आपने, जब ऊपर होती थी आपका मन करता होगा खरीद लेते हैं यार, अगले दिन ही 300 पॉइंट नीचे होती, फिर अगले दिन फिर ऊपर होती थी, फिर आपका मन करता है खरीद लेते हैं यार, फिर अगले दिन फिर नीचे होती। तो वॉलेटिलिटी में जब हमें पता हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉलेटिलिटी है, तो हमें मार्केट में थोड़ा सेफ गार्ड होकर चलना होता है। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, इसको समझ लिया बाय एक्सपीरियंस या बाय वर्ड ऑफ माउथ मेरे से, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी मार्केट में। मार्केट में कोई भी स्टॉक या मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग 20% ऑफ टाइम ही होती है, यानी कि अगर 12 महीने होते हैं तो 2 महीने या 2.5 महीने ही मार्केट ट्रेंडिंग होती है, चाहे वो किसी स्टॉक की बात कर लो या किसी भी मार्केट की बात कर लो। बीच में कभी कभी 2021 आ जाता है, बीच में कभी कभी 2006, 2007, 8 आ जाता है, यानी कि 2008 से लेके 19 देखोगे तो सिर्फ 20% टाइम मार्केट खरीद में चल रही होती है, ट्रेंडिंग में चल रही होती है, बाइंग में चल रही होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 80% टाइम बाहर खड़े होकर सिर्फ नजारे देखने, कमाने का मौका, कमाने का टाइम सिर्फ 20% ऑफ टाइम ही मिलता है। 80% ऑफ द टाइम आपको कमाने के लिए नहीं मिलता है।
80% ऑफ द टाइम या तो आप मार्केट से पैसा बाहर निकाल के इंजॉय कर रहे हो, कहीं घूमो, कहीं हॉलीडे मनाया, अगर आपका मेन बिजनेस यही है, या लर्निंग लेते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। 20% टाइम मार्केट में ट्रेंडिंग जब होगा तब आप पैसा बनाएंगे, तब आप पैसा कमाएंगे। मगर ये बाइंग के केस में, बाइंग के केस में तो 80% टाइम मार्केट क्या करती है, सेलिंग में या वॉलेटिलिटी होती है। यानी कि इसका मतलब ये, जितने भी आम लोग इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो 20% टाइम जब मार्केट में पैसा लगाना होता है, वो 80% टाइम एवरेज कर रहे होते हैं। उनको समझ ही नहीं आती यार कि 80% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वॉलेटाइल है, यहां पे सिप नहीं लगानी, यहां पे एवरेजिंग नहीं करनी। मगर वो हर रोज उनको कुछ चाहिए, हर रोज चस्का है उनको, हर महीने उनको सिप करना है, हर बार उनको एवरेज करना है। उनको कौन समझाए कि 20% टाइम ही मार्केट बाइंग में रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पे पोर्टफोलियोज अलग अलग बनाए कि जब वॉलेटिलिटी होगी तो वेल्थ बढ़ेगा, डाउन ट्रेंड होएगा तो सिप बढ़ेगा, ट्रेंडिंग होएगा तो चर्निंग बढ़ेगा, ट्रेंडिंग के बीच में एक और बीच में उछाल आएगा तो स्विंग होएगा। इसलिए हमने पोर्टफोलियोज को रीडिजाइन किया। मगर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आता है, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि 80% टाइम अगर मार्केट वॉलेटाइल रहती है और नीचे की तरफ होती है, तो हम अगर शॉर्ट करना सीख जाएं तो बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं और सेलिंग में भी पैसा बना सकते हैं। दोनों तरह से मार्केट खेलो। यानी इसका मतलब ये, फोर्थ पॉइंट ये है, इन्वेस्टर हमेशा यही कहेगा, यार मार्केट बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी क्या, ओहो यार। जब भी मार्केट रेड में होती है उसका दिल धक धक करता है। पर्सनली मेरे को मार्केट जब टूटती है मेरे को अच्छा लगता है। क्यों? 20 दिन लगते हैं ना मार्केट को बढ़ने में, 3 ही दिन में काम खराब कर देती है। बराबर जो 20 डेज में धीरे 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 करके उठी होती है ना, 3 ही दिन में बराबर आ जाती वहीं पे। लोग कहते हैं यार 20 दिन पहले भी वहीं थी, 3 दिन बाद वहीं पे पहुंच गया। इन्फोसिस 2 साल पहले जहां था आज वहीं पे पहुंच गया। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वॉलेटाइल मार्केट में और डाउन ट्रेंड मार्केट में टूटने में जल्दबाजी आती है, बढ़ने में बहुत समय लगता है। 15-20 दिन में इन्फोसिस ने बराबर कर दिया जहां तक वो पहुंचा था पिछले 1.5 साल, और ऐसे कई स्टॉक्स। यानी कि इसका मतलब ये, सेलिंग साइड पे जब हम आएंगे, प्लैटिनम की जब हम जर्नी चलेंगे, जिसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव सीख रहे हैं, तो आप खुद कहोगे यार मार्केट टूटेगी कब, क्योंकि उसमें जल्दी पैसा बनता है। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब आपको पता ही है कि मार्केट टूटेगी, तो वो जो टॉप 20-25 कंपनीज है उनको छोड़ के बाकी सब शॉर्ट करने वाले कैंडिडेट हैं। रेदर जिनके नाम कभी ना सुने उनको तो पक्का घर जाके शॉर्ट ही करके आ जाए। जब मार्केट ओवरऑल ही टूट रही है वो तो सबसे पहले धमाका देंगे। यानी कि वो बेस्ट शॉर्ट वाले कैंडिडेट, शॉर्ट मतलब मार्केट टूटे तो आप भी कहो ले मैंने बेचा, चाहे ना भी हो। अभी हम सीखेंगे बाद में डेरिवेटिव जब हम सीखेंगे। यानी मतलब यह है कि मार्केट टूटे तो आपको भी पैसा बनेगा। कहने का मतलब यह है, शॉर्ट मतलब अभी फिलहाल के लिए आप यूं समझ सकते हो। तो ये फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि ट्रेंडिंग तो सिर्फ 20% टाइम रहती है। तो 20% टाइम रहती है, तो 70-80% टाइम जो लोग सिप करते रहते हैं या एवरेजिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उतनी तो मेहनत करनी नहीं होती। मगर उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि टूट रही है और खरीदो, टूट रही है और खरीदो, एवरेज करते रहते हैं। हम कहते हैं बाहर निकल जाओ, बाहर खड़े होकर आराम से तमाशा देखो, 80% टाइम अभी बाहर मार्केट में बैठे रहे। ये बात अलग है कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में जिसने पैसे बेचारे दे रखे हो, 80% टाइम उसको कहूं मैं बाहर खड़े होकर बैठ जा, वो कहेगा सर कुछ ट्रेड तो दे दो, 60,000 तो वसूल हो जाएंगे। उसको ये नहीं पता 60,000 वसूल तो 2 महीने में हो जाएंगे, 3 महीने में हो जाएंगे। मगर इन पेशेंस के चक्कर में वो पहले फंसा लेगा। एनीवेज, एक वेल्थ पोर्टफोलियो है इसलिए वहां पे पार्टिसिपेशन होती है। मगर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में
कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी बात है। मार्केट जब सेलिंग मोड में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे ज्यादा पैसा बनता है, जल्दी पैसा बनता है। और ये आप तभी खुश हो पाओगे जब आप स्टॉक्स को खरीद के उनके साथ शादी नहीं करके बैठोगे। जब आपकी साइकोलॉजी होगी खरीद के लॉन्ग टर्म, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि मार्केट टूटे। इसलिए मैं आपको दूसरा नजरिया हमेशा बताता रहता हूं कि कभी मत कहो कि मेरे को ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। और इसलिए मैं 5th पॉइंट पे आता हूं। आपने देखा होगा, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर बढ़ता है, 2 महीने बढ़ेगा, 6 महीने फिर रुक जाएगा। फार्मा बढ़ा, फिर रुका। ऑटो बढ़ा था, अभी रुका हुआ है। आईटी बढ़ा था, अभी रुका हुआ है। पावर रुका हुआ था, पावर बढ़ रहा है। यानी कि हर सेक्टर हमेशा नहीं बढ़ रहा होता। कभी 2 सेक्टर बढ़ाते हैं, फिर उनको रोक देते हैं, फिर नए 2 को बढ़ाते हैं। उन 2 को जो रोका होता है उसमें से एक को तोड़ देते हैं, एक को वहीं पे रखते हैं। फिर जो 2 नए बढ़ रहे होते हैं, फिर उनमें से एक को रोक देते हैं, एक को तोड़ते हैं। बट ऑब्वियस है, कभी कभी हम भी फंस सकते हैं, हम भी फंसे हैं, कोई डिनायल नहीं है। कभी कभी हम नहीं पहचान पाते कि ये सेक्टर को अब रोक दिया गया है। तो इसलिए हम कभी कभी किसी सेक्टर में एक्सपोजर लेके बैठे होते हैं, जैसे फार्मा स्टॉक्स में लेके बैठे हुए कि भाई ट्रेंड में आए तो दोबारा निकलेंगे। अब तो ये गलती हमसे भी हो सकती है, मगर ये पक्की बात है कि हमारा टोटल पोर्टफोलियो नहीं फंसा होगा। हमारे पोर्टफोलियो का 10% पोर्टफोलियो फंस सकता है, कोई डिनायल नहीं है। यानी वहां पे हम ना चाहते हुए भी लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। चाहते नहीं हम, मगर बनाए गए। मगर बनाएगा का मतलब ये नहीं है कि हम एवरेज करते रहेंगे ना। हम ऐसे मौके पे एवरेज करेंगे कि उस एवरेज से जैसे ऊपर जाएगा हम ब्रेक इवन पे निकलने की कोशिश करें। हम हर पल हरदम उसको एवरेज नहीं करें। यानी कि कभी कभी हम किसी ना किसी सेक्टर में फंस सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है उस सेक्टर के अंदर हम जिस स्टॉक में घुसे थे वो स्टॉक रोक दिया गया और कोई और स्टॉक को चढ़ा दिया गया। ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसे भी फंस सकते हैं कभी कभी। यानी कि सिप्ला को बढ़ा दिया, डॉक्टर रेड्डीज को बढ़ा ही नहीं रहे यार। यानी इसका मतलब ये, हम कभी कभी मात खा सकते हैं, कोई डिनायल नहीं। और वहां पे हम लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल हमें फंसना पड़ जाता है। मगर ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% ऐसी फंस जाते हैं तो फंस जाते हैं। थैंकफुली 90% हम बचे हुए होते हैं। ये नॉलेज का फायदा रहेगा आने वाले समय में। आप ऑब्जर्व करेंगे, जो पुराने हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम फंसे हैं तो स्टकअप हैं, मगर ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता। इसलिए हम 1/120th, 1/60th, 1/30th इसीलिए करते हैं, ताकि हमारा एक्सपोजर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि सिमिलरली जैसे सेक्टर रोक दिया जाता है, वैसे स्टॉक भी रोक दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार वेल्थ के स्टॉक्स भी, आप में से कईयों के अब जवाब आने शुरू हो गए, यार वेल्थ का स्टॉक टूटना था, प्रॉफिट में था, सर बुक कर लेते ना एक बार। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप ही तो कहते थे लॉन्ग टर्म। नहीं सर, अब समझ आ गया सर, लॉन्ग टर्म सर, प्रॉफिट बुक कर दिया कर। यानी कि कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 5-7%, 10% ऊपर होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, 10% जीरो हो जाता है। फिर आपके फोन आते हैं, सर 10% था तो सही, बुक क्यों नहीं किया? मैं कहता हूँ क्योंकि आपने ही कहा था लॉन्ग टर्म। सर ऐसा मत करा करो, लॉन्ग टर्म मत किया करो। 10% में 8-7% जब निकलता हो बाहर निकाल दिया करो, दोबारा खरीद लें। तो मैं कहता हूँ अगर दोबारा खरीदने का मौका ना मिला, वो और ऊपर चला गया, क्योंकि ट्रेंडिंग हो जाता कई बार, सर कोई बात नहीं, महंगा खरीद लेंगे। अगर ये साइकोलॉजी आप मेरे साथ समझ गए तो हमारा दिमाग मैच कर जाएगा। क्योंकि एक स्टॉक जब ऊपर जाता है उसको गिरना पक्का है, 10 में से 9 बार उसको गिरना है। अगर 10 में से वो एक आधी बार नहीं गिरा और सीधा ऊपर चला गया तो उसको दोबारा खरीदना बनता है, महंगा खरीदना बनता है। मगर 10 में से 9 स्टॉक्स ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करना बनता है, क्योंकि वो नीचे मिलेंगे।
जैसे इस टाइम पे अदानी विलमार, मेरे को लगता है नीचे दोबारा मिलेगा। रिलायंस जब तक ट्रेंडिंग नहीं होएगा मेरे को लगता है नीचे मिलेगा। मेरे को ये नहीं पता कि 2400 पे मिलेगा या 2600 पे मिलेगा, मगर मेरे को ये पता है कि 2800 पे खरीदना बनता नहीं जब तक ट्रेंडिंग ना हो जाए। अदानी विलमार मेरे को पता है कि, मेरे को ये नहीं पता कि वो 690 आएगा या नहीं आएगा, 630 आएगा या नहीं आएगा, मगर मेरे को ये पता है कि 840 पे खरीदना बनता नहीं। ये जो जोन है अदानी विलमार के लिए प्रॉफिट बुक करने वाली जोन है। ये जो जोन रिलायंस की है ये प्रॉफिट बुक करने वाली जोन है। मगर पता है क्या, इसको ध्यान से सुनना जो ये पॉइंट है, मेरे को जब लगता है कि रिलायंस अब यहां से गिरना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट बुक किया तो कल से गिरना शुरू कर देगा। वो 5, 10, 15, 20 दिन वहां पे टहलेगा, घूमेगा, सैर करेगा, लोगों को डराएगा, फंसाएगा, धमकाएगा, एकदम से 2% ऊपर जाएगा मगर ट्रेंडिंग नहीं होएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 2% ऊपर जाएगा, फिर ट्रेंडिंग नहीं होएगा। गिरने से पहले वो जितना समय गुजारेगा वो ज्यादा जोर की गिरेगा। और 10 में से एक बार मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि हो सकता है रिलायंस ट्रेंडिंग हो जाए तो दोबारा खरीद लेंगे यार। सिर्फ इतना अगर हमारी मैचिंग हो जाए तो हमें खरीदने बेचने में शंका और संकट नहीं होगा। ये ट्रस्ट बनाने के लिए ही मैं आपको कहता हूं प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, कन्विक्शन बनाओ, फिर बताओ। 10 में से 9 बार हुआ, 10 में से 8 बार हुआ, अगर हुआ तो फिर घबरा मत जाना, नहीं हुआ तो कह देना कि सर ट्रेंडिंग हो गया, कोई बात नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कोई फेलियर होगा वो ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। यानी जब भी 10 में से 9 बार नहीं हुआ, 10 में से एक बार नहीं हुआ, तो जो एक बार जब नहीं होएगा ना वो ज्यादा प्रॉफिट देगा उसी ट्रेंड में। तो मैं यूं बोलता हूं, ट्रेड इन फेलियर विल बी मोर रिवॉर्डिंग देन द ट्रेड इटसेल्फ। यानी ट्रेड जो फेल होगी, जो 10 में से एक बार जहां पे हम फेल होंगे, वो मोर रिवॉर्डिंग होगा। तो वहां पे खुश हो जाना। 10 में से 9 बार तो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे हम सीखेंगे, मगर 10 में से एक बार अगर बिहेव ना करे तो फटाफट उसको लपक के कर लेना, क्योंकि वो ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ये भी आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे, समझेंगे। As I told that 80% of the time the market is always selling and 20% selling is नहीं, buying. volatile selling नहीं, volatile and selling both. Okay. It is Okay, also sir. known as downtrend and sideways. Okay, sir. And sir, 20% is buying. 20% is normally buying time, buying zone. So, sir, what is the reason behind this? मार्केट में जो बड़े लोग हैं वो कम हैं, मार्केट में जो छोटे लोग हैं बहुत ज्यादा है। बड़े लोगों की भूख ज्यादा होती है और उनकी भूख पूरा करने के लिए छोटे 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 बहुत लोग चाहिए। वो जो छोटे 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 बहुत लोग हैं, उनको फंसाने के लिए समय चाहिए। वो समय इसलिए मार्केट वॉलेटाइल रहती है ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं वो उस वॉलेटिलिटी को पहचान ना पाए और घुस जाए। जैसे ही मार्केट में घुसेंगे तो मार्केट उनको घुसा देगी। ये साइकोलॉजी। 20% टाइम जब मार्केट बाइंग में आती है तो नॉर्मली जो रिटेल आदमी लॉन्ग टर्म का करके जो फंसा होता है वो बच जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज बट बिकॉज मार्केट में बड़े लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था, अब उसका समय भी आ गया, वो भी साथ में थोड़ा तर जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो छोटे लोग होते हैं वो उस वॉलेटिलिटी में एवरेज करते करते दम तोड़ देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। ये साइकोलॉजी। सर मेरे को 5th पॉइंट समझ में नहीं आया जब आपने बोला कि टू सेक्टर्स ट्रेंड इन अ मार्केट एट अ टाइम और फिर उसके बाद उनका डाउनफॉल हो जाता है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हर पल हरदम सारे सेक्टर्स नहीं चलते, हर पल हरदम सारे स्टॉक्स नहीं चलते। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि कभी आप देखोगे तो कभी फार्मा और ऑटो चला रहे होंगे,
चला रहे होंगे, मतलब वर्ल्ड के जो बड़े लोग होंगे, इंडिया के जो बड़े लोग होंगे, मार्केट के जो बड़े लोग होंगे। फार्मा और ऑटो चल रहा होगा तो 1-2 महीने चलने के बाद फार्मा और ऑटो को रोक दिया जाएगा। उसमें से हो सकता है ऑटो को तोड़ दिया जाएगा, फार्मा को रोक दिया जाएगा। रिटेल आदमी बेचारा फंसा रहेगा, घुसा रहेगा, खड़ा रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि ये टूटने वाला है या खड़े होने वाला है, वो वेट करता रहेगा और उसको समझ ही नहीं आएगी कि उतनी देर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ा रहे होंगे। जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी बढ़ चुका होगा तो मीडिया में रिपोर्ट्स आएंगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो वो अपना यहां का लॉस बुक करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कूदेगा। तो समझो कंस्ट्रक्शन को बढ़ा रहे होंगे और स्टील को बढ़ा रहे होंगे। फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टील बढ़ रहा होगा वो पीक पे घुसेगा, वहां पे फिर उसको रोक दिया जाएगा क्योंकि बड़े लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो हो सकता है स्टील टूटेगा, कंस्ट्रक्शन खड़ा रहेगा। फिर फार्मा को फिर बढ़ा दिया जाएगा, ऑटो को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे करते करते सेक्टर बाय सेक्टर मूव करे जाते हैं। सेक्टर के विद इन भी जो स्टॉक्स हैं उनको भी मूव किया जाता है। यानी कि पहली बार जब फार्मा बढ़ाया था, हो सकता है डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला ये बड़े हो। जब दूसरी बार फार्मा बढ़ेगा, हो सकता है डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है स्टार फार्मा निकलेगा, या हो सकता है कैडिला बढ़ेगा, ल्यूपिन बढ़ेगा, न्यू फार्मा स्टॉक्स भी बढ़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो सर ये जो सेक्टर्स में मूवमेंट होती है ये डिसाइड कौन करता है? वही बड़े लोग ही डिसाइड करते हैं फिर? बड़े लोग, स्पेकुलेटर्स, जिनको मार्केट की समझ है, जो मार्केट में उस तरफ बैठे, समझ नहीं, जिनको जो मार्केट में उस तरफ बैठे हुए हैं। So is it fixed that सेक्टर्स हमेशा फिक्स ही रहेंगे कि 2 ही रहेंगे ट्रेंड में, नहीं, ऐसा या नहीं। 3 ही रहेंगे? वो 2-3 कितने भी हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मगर सारे के सारे नहीं बढ़ेंगे और सारे के सारे टूटेंगे भी नहीं। ओके सर। हाँ, टूटते हुए ज्यादा सेक्टर्स टूटते हैं, बढ़ते हुए कम सेक्टर्स बढ़ते हैं, ये पक्का है। यानी मार्केट को अगर तोड़ना हो तो 4 सेक्टर को तोड़ देंगे, मार्केट को बढ़ाना हो तो 2 को बढ़ाएंगे या 1 को बढ़ाएंगे। अगर मार्केट को ज्यादा तेजी से तोड़ना है तो 6 के 6 तोड़ देंगे सेक्टर्स को। दिस इज नोन एज मार्केट मैनेजमेंट, काउंटर मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, मार्केट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। सर यू टोल्ड कि प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट को टूटना चाहिए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। आप जब ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे करके कि जो शेयर्स हैं वो लगातार बढ़ते नहीं है, बढ़ते हैं फिर टूटते हैं, फिर बढ़ते हैं फिर टूटते हैं। तो जब बढ़ते हैं और टूटते हैं तो बढ़ते हुए टाइम पे प्रॉफिट बुक करने की जोन्स आती है, जो हम प्राइस एक्शन में सीखते हैं। धीरे धीरे करके आप भी जैसे जैसे पुराने होंगे तो आपको और सीखने को मिलेगा। सर जैसे अभी आपने बताया कि सेक्टर वेरिएशन में जो बड़े हैं मार्केट में उनसे इन्फ्लुएंस होती है मार्केट, बट सर तो जो मार्केट कंडीशंस हैं, लाइक जैसे वॉर होगी, या कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियल भी कभी चेक करते हैं कि प्रॉफिट, तो सर उनका इफेक्ट कहाँ होगा जो लाइक बाकी मार्केट कंडीशंस होती हैं? कभी मार्केट जो है वो एक ही दिन नहीं टूटती, वार एक ही दिन में नहीं होती, वार के सर्कमस्टांसेस बनते हैं और मार्केट इंडिकेशन देती है। जैसे कि हमने खुद अक्टूबर के महीने में जिक्र किया था कि अप्रैल तक मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगी, हमें नहीं पता था कि वार होगी या नहीं। जनवरी 12 के आसपास हमने खुद अपने पोर्टफोलियो एजुकेशन में बताना शुरू कर दिया कि लाइट कर लो अपना पोर्टफोलियो, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी। हमें नहीं पता था कि वार हुई। यानी कि मार्केट इंडिकेशंस देती है। मार्केट इंडिकेशंस समझने के लिए नॉलेज अगर आपके पास है तो आप समझ जाएंगे, नहीं है तो मार्केट टूटने के बाद यूट्यूब पे कई चैनल ऐसे हैं जिनके कई मिलियन व्यूज होते हैं, मगर उनके चैनल पे क्या लिखा होता है, मार्केट क्यों टूटी, उनको खुद नहीं पता होता क्यों टूटी। उनका 2-3 दिन पहले का यूट्यूब का वीडियो देखेंगे तो कह रहे होंगे लाइव बाइंग करते हैं, आओ बताएं कैसे करते हैं। और 3 दिन में जब मार्केट टूट जाएगी वो कहेंगे आओ समझते हैं मार्केट क्यों टूटी। यानी कि इसका मतलब ये नॉलेज नहीं है उनको, प्रेजेंस अच्छी है। तो यानी कि नॉलेज होना और प्रेजेंस होना फर्क है। और जिसको समझ होगी मार्केट्स की उसको पता लग जाएगा कि मार्केट्स का रुख क्या दिख रहा है। सर पॉइंट है ये है कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो क्या मैटर करता है फिर, अगर टू बी स्पेसिफिक? अभी हम टेक्निकल पे आएंगे, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें धीरे धीरे करके खोल रहा हूं
ताकि धीरे धीरे करके जब आपको खुलता हुआ समझ आएगा तो आपका और ग्रिप बनेगा, समझ आएगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हम जो समझ रहे हैं, हमारी भाषा 99% जो लोग मार्केट में हैं उनसे मैच नहीं करे। तो हमें अपनी भाषा बताने के लिए उनके साथ समय गुजारना पड़ेगा। और इसीलिए मैं भी यही कहता हूं कि जब कोई पोर्टफोलियो एजुकेशन में आता है, एटलीस्ट 6 महीने वक्त गुजारना, क्योंकि 6 महीने से पहले समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। फर्दर समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में मेजरली हम कहते हैं कि कोई शेयर अगर खरीदना है तो उसके फंडामेंटल्स देखो। फंडामेंटल्स में क्या देखो? तो हम कहते हैं सबसे पहले तो उस कंपनी के बारे में देखो, फिर कंपनी के बाद वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है उसके बारे में देखो, फिर वो जो इंडस्ट्री है वो किस सेक्टर में है उस सेक्टर के बारे में देखो, फिर वो सेक्टर किस देश का है, वो इंडस्ट्री किस देश की है, वो कंपनी किस देश की है, उस देश की इकोनॉमी के बारे में देखो, और फिर पूरे वर्ल्ड में क्या रुख चल रहा है उस वर्ल्ड के बारे में देखो। यानी कि से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को भारती में पैसा लगाना है, भारती एयरटेल में, तो सबसे पहले तो भारती एयरटेल के बारे में देखो, कंपनी के बारे में देखो। इसको हम बोलते हैं कंपनी एनालिसिस। भारती एयरटेल टेक्नोलॉजी साइड पे है, कम्युनिकेशन साइड पे है, टेलीकॉम में है, तो इंडस्ट्री क्या बन गई? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। यानी कि दूसरा एनालिसिस करो, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बढ़ेगी या घटेगी ओवरऑल। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, या टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में जो कट थ्रोट कंपटीशन है, वोडाफोन का बड़ा प्रॉब्लम है, ARPU सारों का गिर रहा है, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है, तो उसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं भारती एयरटेल के लिए और दिक्कत आएगी। यानी कि ऐसी करके इंडस्ट्री का एनालिसिस करो, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एनालिसिस। फिर तीसरा है, जो टेलीकम्युनिकेशन है ये सर्विसेज इंडस्ट्री का पार्ट है, सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है, तो इसलिए सर्विसेज सेक्टर ओवरऑल पूरे देश में बढ़ रहा है या घट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस है, सर्विसेज सेक्टर को अब कम करने का फोकस है। यानी कि फिर सेक्टोरल एनालिसिस करो। फिर ये जो सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर, ये जो इंडस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है भारती एयरटेल, चेक करो ओवरऑल हिंदुस्तान में इसके ऊपर सपोर्ट है या इसके अगेंस्ट सपोर्ट है। यानी कि मित्तल साहब की मोदी साहब के साथ बनती है नहीं बनती, भारती एयरटेल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बनता है या नहीं बनता। यानी कि वो सारी चीजें एक बार चेक कर, और साथ में देश बढ़ रहा है, देश ग्रो करेगा, देश में टेलीकम्युनिकेशन ग्रो करेगा, यानी कि वो वाला एनालिसिस भी कर लो। और फिर वर्ल्ड का भी एनालिसिस कर लेना कि वर्ल्ड में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसके कारण हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन में भारती एयरटेल ग्रो करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड में एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है कि भैया अब फोन की जरूरत ही नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यार भैया फोन की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आज से 10-20 साल पहले कोडक की जरूरत होती, कोडक कैमरा की, आज कैमरे की जरूरत ही नहीं। यानी वर्ल्ड में एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो भैया यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन आप जो मर्जी कर लो, अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि अब तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं, वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, सैटेलाइट के थ्रू आपका सारा मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो आपको ये ऑप्टिकल फाइबर या पहले जो BTS टावर्स थे या उससे पहले लेट अस से शेयर्ड टावर्स थे, उसका फायदा ही नहीं। ये पूरा एनालिसिस को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बट ऑब्वियस है ये फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी आदमी कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेगा
बुजुर्ग हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि शेर निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ बुढ़ा ही हो जाएगा पूरा एनालिसिस जब तक वो करके लाएगा। क्योंकि जैसी वो एक पार्ट ऑफ एनालिसिस करेगा तब तक इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, तब तक टेलीकम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, तब तक भारतीय चेंज हो जाएगा, तब तक वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। यानी फिर वो दोबारा एनालिसिस करने लगेगा, फिर दोबारा हिंदुस्तान चेंज हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, वो यही करता रह जाएगा अल्टीमेट। इसको कम करने के लिए, या शायद मैं यूं कहूं कि लोग जो पूरा नहीं जानते उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स का एनालिसिस कर लो, तो बाकी सारी चीजें छोड़ देते। इसलिए 99% फंडामेंटल एनालिस्ट के जो लोग आपको मिलेंगे वो कंपनी एनालिसिस करते हैं, वो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, P&L एनालिसिस करते हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि टेलीकम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, उनको नहीं पता सर्विसेज में क्या हो रहा है, उनको नहीं पता हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उनको नहीं पता वर्ल्ड में क्या हो रहा है। स्टील इंडस्ट्री में जो लोग लगाते हैं वो टाटा स्टील को देखते हैं, उनको नहीं पता कि स्टील पैदा कहां से होता है, उनको नहीं पता स्टील यूज कहां पे होता है, उनको नहीं पता स्टील का सट्टेबाजी कहां से शुरू होती है। कोल इंडिया में पैसा लगाने वाले लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोल इंडिया में डिविडेंड अच्छा आता है और कोल इंडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, ऐसा उनको लगता है, मगर उनको ये नहीं पता कि कोल इंडस्ट्री कहां से शुरू होती है। वो न्यूज देखते हैं कोल शॉर्टेज हो गई, कोल इंडिया का शेयर लगा लो। मजा तब आता है कोल शॉर्टेज भी होती है और कोल इंडिया का शेयर टूट भी जाता है, तो वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे, वो फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ी चीज है, और उस बहुत बड़ी चीज में जो छोटी चीज है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। और फाइनेंशियल एनालिसिस में जो लोग करते हैं वो करते हैं भैया इसका टॉप लाइन देख लो, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू देख लो, इसका बॉटम लाइन देख लो यानी कि इबिट्टा पैट देख लो, ग्रोथ देख लो इबिट्टा पैट में, टॉप लाइन में ग्रोथ देख लो, इसका डेट देख लो, इसका इक्विटी देख लो। वही जो रेशियोज हैं जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ कॉमन लेमैन हमें समझ आती है कि हमने को क्या देखना चाहिए। तो हर आदमी जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है सबसे बेसिकली वो सबसे पहले यही देखता है, फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे वो तीन चीजें मेजरली बात करेगा, यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद वो मेजरली तीन चीजों की बात पक्का करेगा। यानी कि आप किसी को भी आप चेक करेंगे तो उससे पूछे फंडामेंटल एनालिसिस देखता है, वो कहता है हाँ फंडामेंटल एनालिसिस देखता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या देखता है? एक आएगा उसके मुंह पे नाम पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो, एक आएगा पीबी, प्राइस टू बुक रेशियो, और एक आएगा पीएस, प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये तीन रेशियो बड़े कॉमन होंगे, कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट आपको मिलेगा ना ये तीन बातें पक्का करें। यानी कि इसका मतलब ये कि पीई, पीबी, पीएस, और अगर थोड़े और एडवांस वर्जन हो जाएंगे ना फंडामेंटल में तो पता है तीन और नाम देंगे, वो कहेंगे ईवी डिवाइड बाय इबिट्टा, यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय इबिट्टा कितना है, या इसी में एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स कितना है, या प्राइस डिवाइड बाय सेल्स कितना है। यानी कि 6 चीजों के आसपास वो घूमेंगे जितने भी फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं। मगर पॉइंट है हम फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स नहीं कर रहे, तो आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि क्या हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से जो डिराइव हुई जो वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, वो कहीं पे गूगल से मिल सकती है? हाँ मिल सकती है। कई कई वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है smartinvesting.in। वैसे तो आप गूगल करोगे बहुत मिल जाएगी, मगर एक smart-investing.in ऐसे करके एक वेबसाइट है, वहां पे आपको सीधा टाइप करो। मैं ऐसा करता हूँ लिंक आपको सर्च करके देता हूँ, होल्ड करो ताकि आप आराम से लिंक को उसमें फ्री बना देना। तो यानी कि ये फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे जो क्रक्स आता है, हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीख रहे,
मगर मैं आपको जो क्रक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, फंडामेंटल एनालिसिस का क्रक्स क्या है कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा लगाएं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा लगाने का मतलब है हमारे जो 20-25 जो कंपनी हमने सिलेक्ट कर रखी हैं वो वही कंपनी है जिन्होंने ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स कई तरह के रिसेशन, स्लो डाउन देख लिए, कई तरह की इवेंट्स देख ली हैं। कोविड देख लिया है, चाइना क्राइसिस देख लिया है, बॉन्ड क्राइसिस देख लिया है, तो इसलिए वो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही हैं। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो लोग हैं, जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, पॉइंट नंबर 1, वो फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी पूरा नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, वो एक अपने पैराडाइज में है, फूल पैराडाइज बोलता हूं मैं इसको। वो फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस में भी एक्चुअली वो फाइनेंशियल्स नहीं देख सकते, वो मनी कंट्रोल या ऐसी करके कई वेबसाइट्स हैं इंक्लूडिंग जो मैंने आपको भेजी, वहां से वो एक तरह से उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ले लेते हैं। तो उनको लगता है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है शेयर, तो शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ आएगा, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है शेयर, तो शेयर गिरते गिरते इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा। उनको ऐसा लगता है, मार्केट में ऐसा होता है। इन एनी केस फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं कर रहे, बट यहाँ पे जो क्रक्स बताने की कोशिश है वो ये है, फंडामेंटल एनालिसिस वाले लोग, उनको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं होता, और उनको प्राइस एक्शन तो पक्का नहीं आता होता, क्योंकि ये सारी फंडामेंटल एनालिसिस की जो बातें हैं अल्टीमेटली कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होएगा स्टॉक के प्राइस के अंदर। और स्टॉक का प्राइस जो सीख रहे हैं वही तो हम प्राइस एक्शन पोर्टफोलियो एजुकेशन में सीख रहे हैं। तो इसलिए कभी आपकी मुलाकात हो जाए पीई करने वाले से तो समझ आना फंडामेंटल एनालिस्ट। कभी आपकी मुलाकात हो जाए बुक वैल्यू करने वाले से, समझ आना फंडामेंटल एनालिस्ट। कभी आपकी मुलाकात हो जाए जो कहे भाई साहब मैं तो एंटरप्राइज वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू की बातें करता हूं, समझ आना फंडामेंटल एनालिस्ट। और उससे फटाफट 2 सवाल पूछ लेना, प्राइस एक्शन आता है क्या, टेक्निकल एनालिसिस सुना है क्या, बस वहां के बाद आगे निकल जाना, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, वो सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस करता होगा। फिर आते हैं कुछ टेक्निकल एनालिस्ट लोग आपको मिलेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी आप में से हो सकता है कईयों ने करा हो पुराना कोर्स। टेक्निकल एनालिसिस में भी 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर और एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। कुछ आने वाले समय में हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं एक क्रक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो होने से पहले बताने की कोशिश करता है कि शायद ये शेयर बढ़ सकता है। लीडिंग बोलते हैं उसको, लीडिंग, पहले बताने की कोशिश करता है कि ये शायद शेयर बढ़ सकता है या घट सकता है। लीडिंग इंडिकेटर प्राइस से बना है। तो आप मेरे को बताओ, लीडिंग इंडिकेटर पहले बताएगा या प्राइस सबसे पहले बताएगा? जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस से बने हैं। प्राइस बताइए, प्राइस बताएगा, प्राइस बताएगा। सिमिलरली लैगिंग इंडिकेटर होने के बाद बताता है जब 70-80% जर्नी उस शेयर की हो चुकी होती है, तो लैगिंग इंडिकेटर बताता है भाई खरीद ले। आप कहते हो बड़ा लेट बता रहा है यार, 70-80% तो मार्केट मूव हो चुकी है। लैगिंग इंडिकेटर भी किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है। तो पहले प्राइस बताएगा या लैगिंग बताएगा? बट ऑब्वियस है प्राइस ही बताएगा। तो इसलिए प्राइस फंडामेंटल से भी ऊपर है और टेक्निकल से भी ऊपर है। इसलिए जो हम टेक्निकल एनालिसिस अब जो कर रहे हैं 2022 में, इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस कम और प्राइस एक्शन ज्यादा डाल रखा है। इसलिए आप में से जिन्होंने पहले कभी टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ भी करा होगा, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि अब हमने प्राइस एक्शन ज्यादा डाल रखा है। और आपका सवाल ये होगा पहले क्यों नहीं डाला? क्योंकि पहले हमारा जो कोर्स होता था फिजिकल कोर्स होता था, और प्राइस एक्शन करवाने के लिए समय चाहिए था। तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी
कि प्राइस एक्शन को जितना क्लोजेस्ट मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस से सिखा पाता वो मैंने कोशिश करी थी। मगर जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, उसके बाद मौका लग गया कि हम ऑनलाइन भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, साथ साथ सवाल पूछ के हम वीकली इंटरेक्शन में जवाब सवाल कर सकते हैं, इसलिए ये जर्नी बेटर हो गई। इसलिए हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो नाम है डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिसिस, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन ज्यादा है, अब टेक्निकल एनालिसिस कम है। हाँ जी दिव्यांशी। सर इसमें आपने ये बोला कि प्राइस और लीडिंग इंडिकेटर में से प्राइस पहले बताएगा, तो वो चीज समझ नहीं आई। जितने भी इंडिकेटर्स बनते हैं वो इंडिकेटर्स हमेशा प्राइस पे बनते हैं। अगर कोई भी इंडिकेटर प्राइस पे बनता है तो पहले प्राइस बताएगा कुछ भी होना, या उसके ऊपर जो बने हुए इंडिकेटर हैं वो बताएगा कुछ भी होना। इसलिए प्राइस किंग है। प्राइस में हर चीज पता है, प्राइस को हर चीज पता है। प्राइस को जो पहचान लेता है उसको समझ आ जाती है मार्केट कहां जा रही है। अब इसका एक क्रक्स, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। कोई भी अंडरलाइंग हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोल हो, जवार हो, बाजरा हो, रिलायंस हो, अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, कोई भी अंडरलाइंग हो, उससे जुड़े हुए कुछ दिग्गज लोग पक्का होंगे। करेंसी होगी डॉलर की तो ट्रंप होगा, करेंसी होगी पाउंड की तो मर्विन किंग होगा, कॉपर के प्राइसेस होंगे तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना होगा, स्टील के प्राइस होंगे तो चाइना होगा, रिलायंस का शेयर होगा तो खुद अंबानी होगा, अदानी का शेयर होगा तो खुद अदानी होगा। यानी कि कोई भी अंडरलाइंग की जो हम बात कर रहे हैं उस अंडरलाइंग से जुड़े हुए कुछ खास लोग पक्का होंगे। उन खास लोगों को पता होगा सबसे पहले कि इस अंडरलाइंग में क्या होने वाला है। रशिया ने अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक करना है तो रशिया को पता है ऑयल ऊपर जाएगा ही जाएगा। यूएस अगर रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो यूएस, रशिया और यूरोप को पता है कि नेचुरल गैस के प्राइस ऊपर जाएंगे। मेरे को और आपको नहीं पता नेचुरल गैस के ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले किसको पता है? सबसे पहले खुद यूएस को पता है, क्योंकि वो सैंक्शन लगाने वाला है। उसके बाद किसको पता है? जब सैंक्शन लग जाएगी तो पूरे वर्ल्ड को पता है। मगर होने से पहले किसी को पता है कि इसमें क्या होने वाला है। यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से पहले रशिया को पता है ऑयल ऊपर जाने वाला है। रशिया को पता है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से पहले कि वीट का प्राइस ऊपर जाने वाला है। वायरस बनाने से पहले, वायरस फैलाने से पहले चाइना को पता है कि वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस टूटने वाले हैं, क्योंकि कोविड के कारण लॉकडाउन होगा, वायरस मैं फैलाने लगा हूं। यानी कि कोई भी अंडरलाइंग जिस पे लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिस पे लोग एक्सपोजर लेते हैं, उसके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा इसमें क्या होने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज 99% लोग जो रिटेल हैं उनको पक्का नहीं पता होगा। तो किसको पता होगा? अगर ट्रंप ट्विटर पे ट्वीट करने वाला है कि ईरान मेरे को पसंद नहीं है, अंडरलाइंग मतलब, अंडरलाइंग मींस शेयर्स, गोल्ड, जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, दैट इज नोन एज अंडरलाइंग। अगर ट्रंप ट्वीट करने लगा है
कि मेरे को ईरान पसंद नहीं है, तो सबसे पहले ट्रम्प को ही पता है कि जब मैं ट्वीट करूंगा तेल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे। अभी तो उसने ट्वीट भी नहीं किया, उसको पता है उसके ट्वीट में पावर कितनी है। तो ट्रम्प ट्वीट करने से पहले, क्या आपको लगता नहीं कि ऑयल खुद खरीदेगा? क्योंकि उसको पता है ऑयल बढ़ने वाला है। भाई जैसे मैं ट्वीट करूंगा आई डोंट लाइक ईरान, उसको पता है कि ऑयल बढ़ेगा, तो पहले वो खुद ऑयल खरीदेगा। वो खुद थोड़ा ना खरीदने जाएगा, तो पेंट कोट टाई डाल के अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, तो अपने ऑफिस में ट्रेजरी वाले आदमी को बोलेगा, सट्टेबाज आदमी को बोलेगा ऑयल खरीद ले। वो उससे ये थोड़ा ना पूछेगा ट्रम्प से क्यों। ट्रम्प कहेगा भाई बोल रहा हूं खरीद ले। जिसको ये फोन करके बोलेगा ट्रम्प की खरीद ले, वो बैंकर भी हो सकता है, उसके कंपनी का आदमी भी हो सकता है, वो ऑयल का ट्रेडर भी हो सकता है, वो ऑयल का ब्रोकर भी हो सकता है। जिसको वो बोलेगा वो दूसरा आदमी है जिसको पता है क्या होने वाला है। वो 10 लोगों को साथ में बोलेगा भाई मेरे को फोन आया है, ऑयल बढ़ने वाला है, तुम भी ऑयल खरीद लो। यानी कि पहला एक ट्रम्प था, फिर उसके बाद ट्रम्प के साथ एक और था, फिर इनके साथ जुड़े 20 और थे। और ऐसा भी हो सकता है ट्रम्प अपने ऑफिस के टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाएगा, उनको बोलेगा ऑयल खरीद लो, जो सैंक्शनिंग चाहिए, जो साइनिंग चाहिए मेरे से ले लो पहले। तो जो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको सबसे पहले पता होगा भाई ट्रम्प ऑयल खरीदने को बोल रहा है, कुछ पंगा करने वाला है। ट्रम्प जब यूएस का प्रेसिडेंट बना था और जब यूएस के प्रेसिडेंटशिप से हटा था, उसकी वेल्थ 15 टाइम्स बढ़ गई थी। प्रेसिडेंटशिप की सैलरी से नहीं, जो उसके बिजनेसेस चलते हैं उनसे नहीं, सट्टेबाजी से। ट्रम्प ट्विटर पे सबसे एक्टिव था, आपने शायद रियलाइज नहीं किया होगा, सारा सट्टा ट्विटर से चलता था। तो जिनके हैंड्स रेज हैं, अभी मैं आता हूं, मैं एक कहानी बता रहा हूं, पहले एक कहानी को खत्म करता हूं। तो जो ट्रम्प है, अगर वो ट्वीट करने से पहले किसी को बताता है और वो जिसको बताता है वो 10 लोगों को बताता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ऑयल बढ़ना शुरू ऑलरेडी हो गया होगा? अभी तो ट्वीट भी नहीं हुआ। यानी समझो अगर ऑयल $80 पर बैरल का है, तो अभी तो ट्वीट भी नहीं हुआ, ट्वीट होने से पहले ही 80 का 90 हो चुका होगा। और उसके बाद ट्रम्प ट्वीट करेगा आई डोंट लाइक ईरान, डोंट मेस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी विल टीच यू अ लेसन जो आपको कभी जिंदगी में समझ भी नहीं आएगा। बस इतनी स्टेटमेंट दे दी उसने। मैं और आप तो ट्विटर पे ट्रम्प को फॉलो करते नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है। बस हमें यह पता है 80 का 90 हो गया है। और ट्रम्प का ट्वीट CNBC वगैरह पे नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। तो ट्रम्प के ट्वीट जैसे ही होएगा, तो जो बड़े बड़े हेज फंड्स होंगे, बड़े बड़े सट्टेबाजी की कंपनियां होंगी जिनको अभी तक खबर नहीं थी, वो फटाफट खरीदेंगे, विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड खरीदेंगे। तो ट्रम्प के ट्वीट से पहले 80 का 90 हुआ और ट्रम्प के ट्वीट के बाद 90 का 110 हो गया। जब 110 हो जाएगा, आम आदमी देख रहा होगा 80 का 110 हो गया है। अब मीडिया पे लोग आएंगे, मीडिया पे लोग आके क्या कहेंगे, ट्रम्प ने ट्वीट किया था ऑयल में मैसिव शॉर्टेज है, ईरान के ऊपर ऐसा हो जाएगा। फिर वो कोई मीडिया चैनल्स कुछ मिसाइलें भी दिखा देंगे, वार होने वाली है, मिसाइल एक यहां से उड़ेगी, वहां से ब्लास्ट होएगा, वो सब, वो जो पूरी फोटोग्राफी वाली हुई होती है, आम आदमी देख रहा होगा। फिर वहां पे इंटरव्यू रहेगा 4 लोगों का, ऑयल का आपको क्या लगता है? वो कहेगा ऑयल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, अगर वार हो जाएगी तो 200 भी जा सकता है। यानी कि ये सब वो लोग हैं जिनको बुलाया जाता है कि भाई कुछ तो बोलो, TRP बढ़ानी है। इनमें से 2-3 तरह के लोग होंगे। एक होएगा
हो सकता है हमारा ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर। वो क्या कहेगा, ऑल इज वेल, डोंट वरी, पेट्रोल के प्राइसेस हम मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह। एक होएगा, हो सकता है रिलायंस पेट्रोलियम का आदमी या भारत पेट्रोलियम का आदमी। नॉलेजेबल लोग भी हो सकते हैं, नॉन नॉलेजेबल भी हो सकते हैं, कोई ब्रोकर बैंकर भी हो सकता है। उनसे पूछे ऑयल क्या लगता है, वो कहेगा ऑयल 200 जाएगा, अगर लड़ाई हो जाएगी तो 200 जाएगा। आपको लगता है लड़ाई हो जाएगी, ट्रम्प का कुछ पता नहीं है। सब आपस में बातें कर रहे हैं, 110 का 120 हो जाएगा। जो रिटेल आदमी है वो डर रहा है, 80 का 120 हो गया, क्या घुसूं क्या, अभी भी घुसूं क्या। मीडिया वाला चीख चीख के कह रहा है 200 दिख रहा है, नीचे फ्लैश हो रहेगा, ऑयल कैन गो टू 200 सेज, हु सेज, वो 3-4 लोगों का नाम आ रहा होगा। रिटेल आदमी देख रहा होगा, यार ये इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं 200 जाएगा, तो शायद जले ही ना जाए। और इतनी देर में उसके ब्रोकर का फोन आएगा क्लाइंट को, सर आपने डीमेट अकाउंट खोल रखा है, ऑयल के ऊपर फ्यूचर लॉन्ग क्यों नहीं करते, देखा नहीं ऑयल 80 का 120 चला गया। तो क्लाइंट कहता है यार ऑलरेडी बढ़ चुका है। अरे सर कमाल की बात कर रहे, हमने कई लोगों को खरीदवाया था। झूठ बोल रहा है, उसको तो पता ही नहीं था। क्या कहेगा वो, हमने कई लोगों को खरीदवाया है और हम अभी भी खरीदवा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आवाज है कि 180 तो पक्का जाएगा। सर ऐसा करते हैं 120 पे घुसेंगे, 150 पे निकल जाएंगे। वो ब्रोकर को कुछ नहीं पता है, वो आम मेरे जैसा आपके जैसा आदमी है जो टीवी देख के ही आया आपके पास। और इतनी देर में रिसर्च रिपोर्ट्स भी निकल जाएंगी। जब 110 का ऑयल होएगा ना तो रिसर्च रिपोर्ट्स निकलेंगी, सारी रिसर्च रिपोर्ट, क्रेडिट स्विस, डॉइशे, मोतीलाल ओसवाल, जीरोदा, और फिर बड़े बड़े लोग कुछ लिंक्डइन पे भी आ जाएंगे ट्वीट करने, ट्विटर पे भी आ जाएंगे, ऑयल 200 दिखता है, कोई कहेगा नहीं 250 दिखता है, कोई कहेगा नहीं 220 दिखता है, कोई कहेगा नहीं 180 दिखता है। सारे ऊपर ही बोल रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं होएगा जो कहेगा भाई 80 दिखता है। क्योंकि ये सारे कौन है, ये तुच्छ प्राणी हैं जो शायद कोई यूट्यूब पे बड़ा होगा, कोई ट्विटर पे बड़ा होगा, कोई लिंक्डइन पे बड़ा होगा, कोई ब्रोकिंग हाउस में बड़ा होगा, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होएगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होएगा, कोई प्रेसिडेंट होएगा, वगैरह 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 वगैरह। और जैसे ही रिटेल आदमी खरीदेगा 120 पे, ट्रम्प अपने लोगों को कहेगा बुक करना शुरू कर दो, क्योंकि ये पीक आ गया है। रिटेल आदमी जब घुस रहा है तो उसको सबसे पहले पता लग गया है, क्योंकि जब छोटे 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 लोग आ रहे हैं तो उनके छोटे 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 टुकड़े करके बाहर भेजना पड़ेगा। तो ट्रम्प कहेगा बुक करो प्रॉफिट्स। तो 120 का जैसे ही बुक होएगा, ट्रम्प इतना बड़ा बुक करेगा तो 120 का सीधा 110 पे आ जाएगा। रिटेल वाला आदमी एवरेज करेगा, एवरेज करेगा, लोग खरीदेंगे तो 110 से थोड़ा सा 112 114 जाएगा। रिटेल वाला में कहेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जो ट्रम्प के जो दोस्त थे अब वो बुक करेंगे, तो 112 114 से ऑयल सीधा 100 पे आ जाएगा। रिटेल वाला आदमी परेशान हो जाएगा, माथा पकड़ लेगा, लॉस बुक करना चाहेगा, बहुत परेशानी के माहौल में होगा। इतनी देर में ट्रम्प का ट्वीट भी आ जाएगा, ऑल इज वेल, आई स्पोक विद द ईरान प्रेसिडेंट और मुझे लगता है कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए। बस 100 का 80 आ जाएगा। रिटेल आदमी या तो सुसाइड कर लेगा या कसम खा लेगा आजकल कभी सट्टा नहीं करोगे। ये मार्केट की रियलिटी। जैसे मैंने ऑयल का एग्जांपल बताया, ऐसे रिलायंस का शेयर भी हो सकता है और ऐसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर भी हो सकता है। जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ, रिटेल आदमी घुसा, शेयर दोनों घुस गए। यानी कि ये रियलिटी जिसने पहचान ली उसको समझ आ गया कि भैया न्यूज को फॉलो नहीं करना, व्यूज को फॉलो नहीं करना, र्यूमर को फॉलो नहीं करना, मीडिया को फॉलो नहीं करना, किसी रिसर्च रिपोर्ट को फॉलो नहीं करना, वगैरह 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 वगैरह। और आप देखेंगे हमेशा हम में से कई लोगों की नेचर यही होती है, व्यू क्या है, व्यू, इसमें बड़ी खबर चल रही है यार, बड़ी न्यूज चल रही है, तेरे को पता है क्या यार, मेरा एक जानने वाला है वो ब्रोकिंग हाउस में है, मेरा एक जानने वाला है वो बहुत सीनियर बैंकर है। ये सब तुच्छ प्राणी है। वो सीनियर बैंकर, वो सीनियर ब्रोकर, वो रिलेशनशिप मैनेजर, वो न्यूज, वो व्यूज, ये सब तुच्छ प्राणी। वो मीडिया वाला आदमी थोड़ा बेटर तुच्छ प्राणी होगा, बस इतना ही फर्क होगा। अल्टीमेटली गेम हो चुकी। और ये जो सारी गेम बनाई थी ये कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, प्राइस पे।
इसलिए कहता हूं प्राइस ही देखना है, हमें प्राइस ही जानना है, क्योंकि जो प्राइस पे रिफ्लेक्शन हो रही है वो आदमी लोग देखते नहीं है, हम बाकी हर चीज देखते हैं, न्यूज भी देखते हैं, व्यूज भी देखते हैं, र्यूमर भी देखते हैं, किसी बात भी करते हैं, क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है, मगर खुद बैठ के 15 मिनट या 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर सकते प्राइस के ऊपर। तो एवरेज आउट करने का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने समझो रिलायंस का शेयर खरीदा है 3,000 रुपए पे और रिलायंस का शेयर गिर गया 2,000 पे, तो आप कहोगे चल और खरीद लेता ताकि मेरा एवरेज प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं एवरेज करना। ओके, एंड सर ये तो समझ आ गया कि जो लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो प्राइसेस पे बेस्ड होते हैं, बट ये दोनों इंडिकेटर्स हमें बताते क्या है? यही दो ही चीजें, बाइंग या सेलिंग। अल्टीमेटली हम यही तो करने आए हैं, बाइंग या सेलिंग। कि हमें शेयर को बाय करना है या सेल करना है, बस यही बताते हैं ये। यही बताते, यही तो करना है ना हमने, प्राइस भी तो यही बताता है कि खरीदना है या बेचना है। सो हम जो टेक्निकल एनालिसिस में सीख रहे हैं या डेरिवेटिव्स में सीख रहे हैं, इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है, बाइंग करना है तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन वही 20-25 होने चाहिए। सेलिंग करनी है तो जो आपको सबसे घटिया नाम लगता हो उसको शॉर्ट करना है, उसको सेल करना है। यानी सेलिंग अच्छे स्टॉक्स में ज्यादा नहीं करनी। यानी कि आप बोलो मेरे को शॉर्ट करना है इन्फोसिस में, ओके, मगर इन्फोसिस से बेटर है आप कोई ऐसे शेयर में करो जैसे स्टार में करो, रैमको सीमेंट में करो, इंडिया सीमेंट में करो। यानी कि शॉर्ट करने वाले जो कैंडिडेट्स की लिस्ट हो वो ऐसे शेयर्स हो जो धुरंधर ना हो, मगर बाइंग करने की लिस्ट वो हो जो पूरे धुरंधर शेयर्स हो। बाइंग छोटे में नहीं कर। नॉर्मली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाइंग जब हम बड़े में करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, सर मारुति में खरीदूं, 7500 का शेयर है सर, बड़ा महंगा हो गया। तो हम कहते हैं आप कौन हो बताने वाले कि मारुति 7500 का महंगा है, क्योंकि महंगा और महंगा होगा। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं सर ये सस्ता शेयर खरीदता हूं, वो और सस्ता होता है। वो कहते हैं सर कितना सस्ता मिल रहा है, वो और सस्ता होगा। यानी कि हमें ये साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज करना है। रिलायंस एक सिग्नल की वेट है, अगर वो सिग्नल आ जाता है तो शायद अगले ही 2-3 महीने में अपने को 3200-3300 दिखेगा। तो हो सकता है जैसे ही सिग्नल आएगा, वो सिग्नल जब आएगा, ट्रेंडिंग जब होएगा, हो सकता है 2900 पे ट्रेंडिंग होएगा, 2900। तो अपने को डरना नहीं है, ये सोचिए कि 2900 यार बहुत महंगा हो गया, 2850 पे महंगा है। आज की डेट में 2850 पे महंगा है, क्यों? ट्रेंडिंग नहीं। ट्रेंडिंग हो जाए तो 2900 पे महंगा नहीं है बॉस, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी कि इसका मतलब ये, अगर शेयर खुद कह रहा है कि भाई मैं और आगे जा रहा हूं तो महंगा नहीं है। अगर शेयर का बाइंग जोन खत्म हो गया है तो उसमें घुसना नहीं है तो महंगा है। यानी कि इसका मतलब ये जो बाइंग जोन या सेलिंग जोन या कहां पे महंगा है या कहां पे सस्ता है, ये सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट बाइंग जोन से जब मार्केट सेलिंग जोन में जाती है वक्त लगाती है। इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। जब सेलिंग जोन से बाइंग जोन में जाती है वक्त लगाती है, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो बाइंग से सेलिंग जाने में कभी कभी 1 महीना 2 महीना लगाती है और उसके बाद सेलिंग में जाती है, तो 1-2 महीने लोगों को ट्रैप कर रही होती है। और सेलिंग से बाइंग में जाने के लिए बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत फड़फड़ाती है, ताकि लोग परेशान हो जाएं, बाहर निकल जाएं वगैरह वगैरह, और उसके बाद बाइंग में जाती है।
तो इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्रक्स क्या है? बाइंग करनी है 20-25 के बाहर हम नॉर्मली नहीं जाते, सेलिंग करनी है 20-25 में सेलिंग नहीं करनी, आपको अवॉइड करनी। इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन इन्फोसिस भी अगर सेलिंग में हो और एक स्टार नाम का एक शेयर हो सेलिंग में हो, स्टार को चूज करो, इन्फोसिस को छोड़ दो। क्योंकि स्टार को जब शॉर्ट कर रहे होंगे 10 लोग और आ जाएंगे उसको गिरने के लिए, मगर जब इन्फोसिस को शॉर्ट कर रहे होंगे तो 3 लोग उसको बचाने के लिए भी आएंगे। ये आपको ध्यान रखना, स्टॉक सिलेक्शन। दूसरा है मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, ब्रॉड मार्केट के अगेंस्ट। अगर निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं है तो हम एग्रेसिव नहीं हो सकते। ब्रॉड मार्केट क्या कहती है उसके अगेंस्ट नहीं जाना। इसलिए आपने देखा होगा ब्रॉड मार्केट अगर ट्रेंडिंग नहीं है तो हम 1/120th खरीद रहे हैं, चाहे हमें पता भी है कि शेयर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगी तो हम 1/120th की जगह 1/60th खरीद रहे होंगे। पहले हम 1/60th खरीदते थे जब मार्केट ट्रेंडिंग थी, जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग से नॉन ट्रेंडिंग हुई हम 1/120th पे आ गए। यानी कि हमारा पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट की पोजीशनिंग कैसे है उसके आसपास ही होनी चाहिए।